Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. जी हाँ, मेरा नाम पीयूष ही है और आज हम यानी मैं और तुम मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा क्लास 12 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विस्तास का पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर जो कि है द थर्ड लेवल। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि इस चैप्टर के बारे में द थर्ड लेवल के बारे में पता नहीं क्यों एक स्टीरियोटाइप सी बनती आ रही है कि ये चैप्टर बहुत ही ट्विस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये चैप्टर समझ नहीं आती शुरू शुरू से। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो बेसिकली थ्रिलर स्टोरी जैसी होती है, वैसी एक स्टोरी है ये। और इसके जो राइटर हैं जैक फिनी, वो अमेरिकन ऑथर हैं जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है और वो मेनली थ्रिलर स्टोरी ही लिखा करते थे। तो उन्होंने ये भी स्टोरी एक जो लिखी है वो एक थ्रिलर स्टोरी ही है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर के शुरुआत में तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हें लगेगा कि पता नहीं क्या चैप्टर है, किस डायरेक्शन में जा रही है चैप्टर, तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा कि ये वीडियो तुम चुपचाप जितने भी मिनट की वीडियो है वो पूरी वीडियो तुम देखो पेशेंस के साथ, और मैं तुम्हें इंश्योर करता हूँ कि एट द एंड तुम्हें पूरी की पूरी चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तुम्हारी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आओ अब बिना कोई बात करे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो हैं, जैसे पहले लाइन है, बिफोर यू रीड हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। मतलब कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा अनुभव प्राप्त किया है जीवन में जिसे कि अगर तुम किसी को बताओ, किसी के साथ शेयर करो, तो वो बहुत ही हार्डली बिलीव करेगा। मतलब कि दैट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर समवन। तो ये तुम खुद से सोचोगे और तुम खुद से ही ये इस क्वेश्चन को एनालिसिस करना। हम आते हैं सीधे चैप्टर पे, और चैप्टर ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two। अब जैसे देखो ये जो जगह, जितने भी यहाँ पे जगह इन्होंने दे रखे हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स, ये सारी की सारी जो हैं वो न्यूयॉर्क की रेल रोड्स हैं। जैसे कि फेमस रेल रोड्स हैं, जैसे कि इंडिया में हमारे हैं ना गरीब रथ, शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस, ये सारे फेमस रेल रोड्स हैं जिन्हें हमें पता है कि वो किसी पर्टिकुलर सिटीज़ में जाके यहाँ रुकेंगी। ठीक उसी प्रकार से ये न्यूयॉर्क की जो है वो बहुत ही फेमस रेल रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं। तो कह रहा है कि द प्रेसिडेंट्स, और इन सारे रेलवेज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कसम खाने को तैयार हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। ये जो स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, अब ये स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब क्या है कि ये जैसे यहाँ पे ऑथर ने एक फ़नी वे में इसको लिखा हुआ है, इसको पोर्ट्रे करा हुआ है कि स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। जैसे कि इंडिया में हम क्या करते हैं, कोर्ट्स में क्या होती है कि हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म है वो। और अदर कंट्रीज़ में कहीं पे बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं। ठीक उसी प्रकार रेलवे कर्मचारियों के लिए, रेलवे में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए टाइम टेबल ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। कैसे? अब जैसे देखो, अगर कोई ट्रेन है और उसे किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचना है 9 बजे सुबह, लेकिन अगर वो किसी भी कारण से 9 बजे सुबह न पहुंच के वो 10 बजे अगर पहुंचती है, तो उससे होगा क्या कि जितने भी पैसेंजर्स ने उस ट्रेन में, उस रेलवे में सीट बुक कराई होगी, उन सभी को परेशानी होगी और वो सभी उस ट्रेन से सफ़र करना छोड़ देंगे। जिससे होगा क्या कि उनकी जो उन्हें बहुत लॉस होगा या फिर उनका ट्रेन ही बंद हो जाए। यानी कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म उनका टाइम टेबल ही था। तो वो कह रहे हैं कि सारे प्रेसिडेंट जो थे वो टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार थे कि देयर आर ओनली टू। अब ये टू क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, बट आई से देयर आर थ्री। अब यहाँ पे आई कौन है? आई है चार्ली। यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर हैं
जो कि पहला है चार्ली, दूसरा उसका दोस्त सैम, और तीसरी जो है वो है उसकी वाइफ लूजिया। तो ये तीन इसके मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के जो तुम्हें इस पूरी स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो कह रहा है कि आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क का बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टोरी जो है वो फिक्शनल है ये स्टोरी, ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत कहानी है, तो इसको बिल्कुल ही सच्चाई मान मत बैठना। ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है, फिक्शनल कहानी है। तो कहता है कि मतलब कि लेवल्स, यहाँ पे लेवल्स क्या होते हैं कि जैसे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पे तुम्हें ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, फिर उसके नीचे और जाओगे, स्टेयर्स और ढलान तुम्हें नीचे ले जाएंगी की मदद से तुम नीचे जाओगे, तो फिर वो सेकंड लेवल यानी कि सेकंड ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो वहाँ पे लेवल्स कहते थे, डिफरेंट स्टेशंस को लेवल्स कहते थे वहाँ पे। तो न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल थे और ये सही था और ये बात सच थी। लेकिन ये जो चार्ली है वो कहता है कि नहीं, वहाँ पे तीसरा लेवल भी है और जहाँ पे मैं जा चुका हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर्स। वो कहता है कि और चार्ली कहता है कि इसलिए मैं जानता था कि लोग मुझे पागल कहेंगे कि जब थर्ड लेवल है ही नहीं तो मैं थर्ड लेवल कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने ऑब्वियसली पहले बहुत सारे स्टेप्स ले चुका हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ साथ एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जो है मेरा, मैंने उससे भी बात करा हुआ है कि कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो गया। I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. यहाँ पे चार्ली कह रहा है कि मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया और वो कह रहा था और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी ड्रीम, कोई एक ऐसा सपना जो कि लोगों के लिए हकीकत में देखना एक इच्छा हो। मतलब अगर लोग चाहते हैं कि वो हकीकत में हो, एक ऐसा सपना, वो सपना जो लोग चाहते हैं कि हकीकत में हो, हकीकत में हमें दिखे वो सपना, तो वैसे हम ड्रीम्स को कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो वही कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो ये वही बात हो गई कि जो हम सपने में सोच रहे हैं वो सच हो गया। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसने कहा कि मैं नाखुश हूँ, मैं दुखी हूँ, और ये सुनकर मेरी वाइफ जो है वो पागल हो गई। मतलब नॉट रियली पागल हो गई, मतलब वो सी गॉट टेंशनलाइज्ड। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। लेकिन फिर उसका दोस्त जो है वो क्लियर करता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं वो भरा हुआ है इनसिक्योरिटी से, फियर, डर से, वॉर, लड़ाइयाँ, चिंता, बहुत सारी चीज़ें जो कि मानव जीवन को क्षति पहुंचाती हैं उससे भरी हुई है, और चार्ली जस्ट उससे बाहर निकलना चाहता है। वेल, हु डजंट? वैसे कौन नहीं चाहेगा इस मॉडर्न दुख को, मॉडर्न लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उससे निकलना, उससे बाहर निकलना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू escape बट दे डोंट wander डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसका दोस्त सैम कहता है कि मैं जिन को जानता हूँ वो सभी इस दुविधा से, इस मॉडर्न वर्ल्ड के दुख से परेशान हैं और वो सही में भागना चाहते हैं। मतलब वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, वो लाइफ में पीस चाहते हैं। लेकिन वो जितने भी लोग हैं वो इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे घूमते नहीं फिरते हैं। मतलब जैसे चार्ली कह रहा है कि मुझे थर्ड लेवल मिला, वही कह रहा है कि ठीक है। इसका दोस्त कहता है कि तुम अभी इस संसार में, इस मॉडर्न लाइफ में तुम दुखी हो और तुम इस चीज़ से भागना चाहते हो, इसलिए तुमने थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का इमेजिन कर लिया और तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। लेकिन उसने कहा कि नहीं, यही रीज़न है, और मेरे सारे दोस्त भी अग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड।
और उन्होंने कहा कि सब कुछ इसी का चक्कर है कि तुम पीस चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, और इसलिए तुमने ये चीज़ें सारी मनगढ़ंत चीज़ें अपने दिमाग में सोच ली हैं, तुम सपने में जी रहे हो. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. अब उसने एग्जाम्पल दिया, उसके दोस्त सैम ने उसको एग्जाम्पल दिया कि जैसे तुम ले लो, अब तुम एक स्टैम्प, चार्ली जो था वो स्टैम्प कलेक्ट करता था. स्टैम्प कलेक्शन एक बहुत ही हॉबी होती है बहुत लोगों की. अमेरिका में स्पेशली बहुत सारे लोगों की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन करने का. तो उसको एग्जाम्पल देता है कि जैसे तुम एक स्टैम्प कलेक्ट करते हो, तो ये तुम्हारा एक वे है, जरिया है. तुम अपने आप को इस मॉडर्न दुख से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हो, बाहर लाना चाहते हो. जैसे कि मैं आप एग्जांपल दूंगा एक, कि जब हमारे बोर्ड्स के जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम हमारे आ रहे हैं अभी, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे कि उसके बारे में सोचे ही ना, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि वो टेंशन देती है. एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो बच्चों को एक दिमाग में टेंशन होती है, फियर होता है, डर होता है. तो तुम क्या करते हो, तुम कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे कि उस चीज़ पे ध्यान ही ना जाए. जैसे आजकल के बच्चे या तो पेंटिंग कर लेते हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ देखते हैं जिससे कि उस चीज़ पे ध्यान ना जाए. तो वही उसका एग्जाम्पल लेके कहता है, स्टैम्प कलेक्शन का एग्जाम्पल लेके उसका दोस्त सैम कहता है कि तुम जैसे स्टैम्प कलेक्ट करते हो तो वो बस एक जरिया है तुम्हें, तुम्हारे पास, कि तुम इस मॉडर्न दुख से दूर भाग सको. वैसे ही तुमने ये एक और जरिया ढूंढ लिया है. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. अब चार्ली कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो भी उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, लेकिन वो तो बहुत खुश थे अपनी लाइफ से. वो तो ऐसा कोई रीज़न था नहीं उनको कि वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे ताकि वो मॉडर्न दुख से दुखी थे इसलिए वो उससे भाग सके. लेकिन क्यों, क्योंकि वो बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे. तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं जब स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ तो मैं इसी रीज़न से करता हूँगा. अब आगे चार्ली कहता है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब कहता है कि इन ऑल हिज डे वो मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टैम्प कलेक्ट करते थे. जैसे फर्स्ट डे कवर्स हो गए, यूएस के नए नए इशूड किए हुए स्टैम्प्स हो गए, वो कलेक्ट करते थे. और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट रूजोवेल्ट जो थे उस टाइम के, वो भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. और वो तो बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, वो इतने शार्प माइंडेड थे जिन्होंने प्रेसिडेंट रूजोवेल्ट वो थे जिन्होंने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में जिताया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. तो वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो तो नहीं दुखी थे. तो ये सारी बातें सैम और उसके चार्ली और उसके दोस्त सैम के बीच में हुई, ये सारी बातें. अब चार्ली कहता है, एनी वे हियर इज़ वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट. ग्रैंड सेंट्रल, अब वो चार्ली कहता है कि खैर छोड़ो ये सारी बातें, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल में हुआ क्या था. अब ये सैम को नहीं बता रहा है, ये चार्ली एज अ ऑथर हमें बता रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं इसको हमें बता रहा है कि खैर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. वो कह रहा है कि एक रात जब गर्मियों के मौसम में एक रात मैं जब लेट काम कर रहा था ऑफिस में, आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस. तो यहाँ पे चार्ली ये कह रहा है कि गर्मी की एक रात में वो अपने ऑफिस में था और वो लेट हो गया था क्योंकि उसे कुछ काम था, उसने कुछ एक्स्ट्रा काम करे तो उसको लेट हो गया और वो हरी में था, वो जल्दी में था ताकि वो घर पहुंच सके. उसकी वाइफ वेट कर रही थी घर पे ताकि उसकी वाइफ चिंतित ना हो, इसलिए वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था. और इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं एक सबवे मतलब लोकल ट्रेन मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से पिक कर लूँगा, वहाँ से उस पर चढ़ के उसको पकड़ के उससे मैं अपने घर चले जाऊँगा. क्यों? क्योंकि वो जो सबवे थी वो बस से ज़्यादा फास्टर होती है. वो शायद मे बी चार्ली नॉर्मल डे पे बस से जाता होगा क्योंकि वो टाइम पे काम ख़त्म करता था, लेकिन आज चूँकि लेट हो गया तो उसने फास्टर वे चूज़ करना चाहा. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी.
अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक टैन गैबर्डीन सूट पहना हुआ हूँ और पहना हुआ था और एक स्ट्रॉ हैट जिस पे एक फैंसी बैंड लगी हुई थी। अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं, एक टैन गैबर्डाइन सूट और स्ट्रॉ हैट, तो ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। ये टैन गैबर्डीन सूट और ये स्ट्रॉ हैट जो है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये देखो, ये है टैन गैबर्डीन सूट, इस तरह की होती है टैन गैबर्डीन सूट, और जो उसने फैंसी जिसमें कि ये ऐसे, ये जो इसके लेपल्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं और 2 बटन्स होती हैं, और इसने जो भी फैंसी स्ट्रॉ हैट जिस पे कि फैंसी बैंड लगे होते हैं वो होते हैं ये इस टाइप के, ये होते हैं। ये देखो, ये फैंसी बैंड है, ये देखो, और ये जो है ये जो इसके चारों ओर लगी हुई है ये ब्लैक कलर की, ये है फैंसी बैंड, और ये पूरा का पूरा है स्ट्रॉ हैट। तो इसकी बात कर रहा है, ये चार्ली जो था ये पहना हुआ था, और जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया टैन गैबर्डीन सूट, उसने वो दोनों वो पहने हुआ था, और वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ जो कि ये सारी चीज़ें पहना हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। वो कह रहा है कि मैं दर्जनों लोगों से ऐसे दर्जनों लोग वहाँ पे ऐसे थे जो कि सेम टू सेम मेरे जैसे दिखते थे। ये देखो, ये बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही दिखते थे। वो कहता है एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और वो कह रहा है मैं सचमुच किसी भी दुख से बाहर भागना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूज या माई वाइफ। वो कहता था मैं सिर्फ चाह रहा था उस टाइम कि मैं जल्द से जल्द अपने घर अपनी पत्नी के लूजिया के पास पहुंचूं। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। वो कह रहा है कि ये एक जगह है ये जो जगह है वैंडर बिल्ट एवेन्यू, ये एक ग्रैंड सेंट्रल के पास की कोई जगह है जहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल के लिए नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 12th सेंचुरी, और जहाँ से तुम की ट्रेन्स जो कि 12th सेंचुरीज़ की हुआ करती थी वैसे ट्रेन्स तुम पकड़ सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और उसके बाद वो फिर से नीचे आता है सेकेंड लेवल के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रेन्स उसको नहीं मिली, इसलिए वो नीचे आया। और वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ये जैसे कि अगर ये सेकेंड लेवल है तो यहाँ से ऐसे स्लोप्स और स्टेयर्स की एक कॉम्बिनेशन होती थी जो तुम्हें सेकेंड लेवल पर लाती थी, और ये सेकेंड लेवल है अगर, तो फिर यहाँ फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, तो यहाँ से तुम ऐसे फिर से एक सीढ़ी तुम्हें यहाँ पे लाएंगी जो कि ये है सेकेंड लेवल। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बेसिकली यही फर्स्ट और यही सेकंड लेवल्स थे, लेकिन ये पता नहीं चार्ली ने पता नहीं कहाँ से थर्ड लेवल देख लिया जिस पे अभी इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो ये कहता है कि देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से कि लोकल ट्रेन्स जो भी थी वो वहाँ से निकलती थी, डिपार्ट करती थी। डक्ट इन टू एन आर्क डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड गेट लॉस्ट। अब वो कह रहा है डक्ट इनटू मीन्स होता है सर झुका के, मतलब कोई छोटा सा भी दरवाज़ा हो, जैसे ये कोई छोटा सा दरवाज़ा है इस तरीके से, और मान लो आदमी ये इतना बड़ा है, ये है चार्ली, तो ये चार्ली ऐसे सर झुका के इसमें ऐसे झुक के ये इसके अंदर ट्रेन ढूंढने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेशन था और वहाँ पे बहुत सारे डोरवेज थे, वहाँ पे बहुत सारे पैसेज थे, गलियाँ थी वहाँ पे, तो कोई भी आसानी से वो वहाँ पे खो सकता था, और वो क्या हुआ, खो गया। जैसे ही उसके अंदर गया वो खो गया। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो कहता है कि और वो आसान था खोना, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बारी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खो चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन कहता था कि मैं हर टाइम एक नए ही कोई अलग ही अनजान ही डोरवेज और स्टेयर्स पे मैं निकल जाता था। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब वो कह रहा है कि एक बारी तो मैं एक कोई
1 माइल लंबा टनल था, उसके अंदर चला गया और मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। अब वो कह रहा है फिर दूसरे टाइम एक बार मैं खो गया, तो फिर उस टाइम पे मैं 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इतने दूर जाके मैं वापस निकला। मतलब सोच सकते हो तुम कि कितनी बड़ी स्टेशन थी वो, और उसके जो पैसेज, उसके जो रास्ते थे वो कितने ही डेंस थे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। और वो कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक पेड़ की तरह उगता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। और जैसे पेड़ अपने रूट्स ज़मीन के अंदर हर जगह फैलाता जाता है, वैसे ही वो कह रहा है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी जो है वो अपने नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस जो है वो रूट्स की तरह, पेड़ की रूट्स की तरह फैलाए जा रहा है। अब कह रहा है देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब वो कह रहा है फनी वे में कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई लंबा सा टनल सीधे टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क में जाके निकले, जो कि टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क की बहुत ही फेमस जगह थी, बहुत ही फेमस जगह है, अभी भी है। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक एग्जिट की तरह काम करता है, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और वो कहता है हो सकता है ठीक उसी तरीके से मैं भी खो गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने जो उसका दोस्त था साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, उसको उस आइडिया के बारे में मैंने कभी नहीं बताया था। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. जिस कॉरिडोर में चार्ली चला गया था वो थोड़ी सी लेफ़्ट की ओर मुड़ती हुई जा रही थी और नीचे डाउनवर्ड जा रही थी। लेफ़्ट की ओर भी मुड़ रही थी और डाउनवर्ड भी जा रही थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये अगर ये है तो ये लेफ़्ट की ओर भी जा रही है और थोड़ी सी डाउनवर्ड भी होती जा रही है, लाइक दैट। इस तरीके से था। मैं प्रॉपर 3D तो नहीं बना सकता, बट मैंने बना दिया जितना बनाना था। तो इस तरीके से था और वो उसमें खो गया था, चार्ली ऐसा कह रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा। और मैं तुम लोगों को नहीं कहूँगा कि तुम सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। देखो, अगर तुम्हें ये लगा कि हाँ सच में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, ये बहुत ही टू द पॉइंट था, और अगर तुम्हें लगे कि नहीं कहीं ना कहीं आई शुड सब्सक्राइब, देन ओनली सब्सक्राइब प्लीज़। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। तो ये तुम पे है, तुम सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें दिल से पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। And rest we will continue in the part 2. Thank you for watching my video. All the very best.